तो हम बात कर लेंगे उपसहसंयोजी। जो हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक हैं उनका क्या महत्व होता है और उनका अनुप्रयोग क्या होता है। कल हमने एक बात की थी, पहला नंबर इसमें लिया था गुणात्मक विश्लेषण, है ना। पहला जो इसका पॉइंट आया था वो आया था गुणात्मक विश्लेषण। तो गुणात्मक विश्लेषण पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि गुणात्मक विश्लेषण होता क्या है और किस प्रकार की चीजें उसके अंतर्गत होती हैं, है ना। तो पहला पॉइंट क्या आएगा इसमें, गुणात्मक विश्लेषण। तो गुणात्मक विश्लेषण में इसको बोलते हैं बेटा गुणात्मक मतलब क्वालिटी, जिसमें गुणात्मक हो सकता है, यानी कि क्वालिटेटिव हम कह सकते हैं ना। हाँ, क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटी के हिसाब से होता है ना। पहला नंबर आएगा इसमें गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब हमें उस पर एक प्रकार की चर्चा करनी, विश्लेषण करना उसका, गुणात्मक विश्लेषण। यहाँ पर देखा जाए तो जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका एक विशेष महत्व होता है बेटा, है ना। और यहाँ पर जितने भी हमारे पास क्या होंगे उपसहसंयोजी यौगिक होंगे, वो कहता है कि उपसहसंयोजी यौगिक जो है क्या है, क्षारीय मूलकों की पहचान करते हैं। पहले हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो जितने उपसहसंयोजी यौगिक होंगे तो गुणात्मक विश्लेषण में क्या करते हैं, क्षारीय मूलकों की पहचान करते समय जो है अनेक उदाहरण आते हैं। और इन जब हम क्या करेंगे, क्षारीय मूलकों की पहचान कर रहे हैं, तो उस समय हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे उदाहरण आते हैं जैसे धातु आयनों के संकुल यौगिक बनाते हुए। जिस प्रथम, यदि हम पहला नंबर इसमें देखें, प्रथम समूह में गुणात्मक विश्लेषण का मतलब जो प्रथम समूह होता है, इसमें 7 समूह होते हैं बेटा, है ना। 7 ग्रुप तक चलता है, जो टेस्ट होते हैं वो 7 ग्रुप तक चलते हैं। तो प्रथम समूह हमारे पास है, प्रथम समूह में एक तो आता है एजी, इसको कहा जाता है बेटा सिल्वर, एजी प्लस। एक तो एजी प्लस हो गया, और दूसरा क्या होता है, इस प्रथम समूह में जो आते हैं वो आता है एच जी और 2+ चार्ज, ये दो आते हैं। जो प्रथम समूह के तत्व होंगे यहाँ पर, ये कौन से वाले, जब हम गुणात्मक विश्लेषण कर रहे होंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे, जब हम एक प्रकार का टेस्ट होता है बेटा, जैसे हमारे पास टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन पे हम बात करते हैं। तो टाइट्रेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे निकाला जाता है, इनकी संख्याओं को निकाला जाता है। तो एक अम्लीय मूलक एक क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए। एक आपके पास प्रयोगात्मक में ऐसी चीजें आती हैं कि एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए, तो वहां पर इसका काम किया जाता है। तो यहाँ क्षारीय मूलकों के लिए पहचान के लिए हम इसको करते हैं, तो वहां पर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर उसके बाद हम टेस्ट करते रहते हैं। तो प्रथम ग्रुप में क्या आते हैं, दो आते हैं, और इन दोनों के अवशेष और किस रूप में होते हैं, ये होते हैं AgCl या व HgCl2। इन दोनों का जब मिश्रण होगा तो हमें ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। और इन्हें पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को, है ना, इनमें क्या करते हैं NH4OH मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से क्या होगा, जो Ag वाला होगा वो क्या बना देगा, इसमें जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, मान लीजिए हमने ये AgCl है, हमारे पास क्या AgCl है, और इसमें हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल NH4OH मिला दिया, ये बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या कर देता है, ये AgCl के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये बन जाता है Ag NH3 के 4 ट्वाइस और Cl।
पर Cl क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। Cl इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर नहीं रहेगी, ऐसे करके, और प्लस इसमें 2 मॉलिक्यूल H2O। तो ये क्या बना, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। ऐसे ही फिर क्या हो सकता है, ये जल के साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है, जल के साथ आसानी से घुल जाता है। और जो दूसरा वाला है Hg2Cl2, ये Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2। जैसे हम इस पर क्या करते हैं, NH4OH की रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि NH4OH डालते हैं। NH4OH क्या है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये इसका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा HgNH2 और Cl, और प्लस इसमें क्या होगा, Ag आ जाएगा, और प्लस, सॉरी Ag नहीं, Hg, Ag तो है नहीं, Hg बनेगा, साथ साथ में HCl बनेगा और H2O बनेगा। इसका काला अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप होता है, काला, काला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो ये हम पहचान सकते हैं, ये तो घुलनशील हो जाता है, उसमें घुल जाता है, लेकिन इसका काला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो ये प्रथम समूह की पहचान के लिए होता है। यदि हम दूसरे समूह में देखें, द्वितीय समूह में, तो द्वितीय समूह के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास द्वितीय समूह है, तो द्वितीय समूह में कौन कौन से यौगिक हो सकते हैं। यहाँ पर जो द्वितीय समूह में, एक तो सेकंड ए, और वह जो हमारे पास होगा सेकंड बी के समूह के तत्व हो सकते हैं इसमें, है ना। और जो सेकंड बी के जो तत्व होंगे बेटा, है ना, इनको पृथक करने के लिए पीले अमोनियम सल्फाइड में विलेयता के आधार पर किया जाता है। और जो सेकंड समूह के सेकंड यानी कि सेकंड बी है ना, के समूह पीले अमोनियम सल्फाइड की क्रिया कर विलेयशील संकुल बनाते हैं। ये इससे क्या करेंगे, पीले वाले से विलेयशील संकुल बना देते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने लिया Sb2H3, ये Sb क्या होता है बेटा, एंटीमनी है ना। और इस पर हमें क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं 3 मॉलिक्यूल NH3, सॉरी NH4 हो गई, अमोनियम के साथ करवाते हैं NH4, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, NH4 की वोल्ट वाइज H2। तो ये क्या बना देगा, एक कंपाउंड बनाता है, और वो है 2 मॉलिक्यूल NH4, इसकी होल थ्राइस, प्लस यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर इस वाला ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट SbS4 और प्लस सल्फर, और इसका नाम है अमोनियम थायो एंटीमोनेट। ये इस प्रकार से बना देते हैं। तो ये सेकंड समूह के हैं। अन्य भी बनते हैं, अन्य हमारे पास तत्व है इसी प्रकार से, जैसे कॉपर 2+ आयन है, तो कॉपर 2+ आयन क्या करता है बेटा, आयनों का इसका आयन परीक्षण कैसे होता है कि द्रव अमोनिया से क्रिया करके जो प्राप्त नीले रंग वाला, नीले रंग का संकुल इससे प्राप्त हो जाता है, नीले रंग का इस आएगा जो कॉपर 2+ चार्ज वाला। इसी प्रकार से तीसरे समूह, चौथे समूह और 7 समूह तक हम जाते हैं इसमें। ये किस में काम आएगा, एक तो इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है, दूसरा है ये अलग अलग रूपों में किया जाता है। उसके बाद है इसका महत्व क्या है, यदि महत्व देखेंगे किसका, धातुओं के निष्कर्षण में। जहां दूसरा पॉइंट था ना इसमें, धातुओं का निष्कर्षण, तो धातुओं के निष्कर्षण में कैसे काम करता होगा, धातुओं का निष्कर्षण, दूसरा पॉइंट है बेटा इसका, कि धातुओं के निष्कर्षण में क्या होता है।
तो इसमें ये कहा गया है कि जो सिल्वर और गोल्ड है, सिल्वर जानते हैं आप Ag, और गोल्ड क्या होता है बेटा Au, सोना जिसको हम बोलते हैं, जो निष्कर्षण है, का निष्कर्षण उनके अयस्कों से संकुल बनाकर किया किया जाता है। ठीक है ना। जो मान लीजिए एक तो हमारे पास Ag हो गया और दूसरा क्या हो गया गोल्ड हो गया, उनके अयस्कों से, मान लीजिए इनका जो अयस्क होंगे, इनके अयस्कों से संकुल यौगिक बनाकर किया जाता है। पहले इसको क्या करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं और फिर इनका अलग, मान लीजिए सपोज हमारे पास Ag2S है, देखो सिल्वर है सल्फाइड के साथ, तो इसको क्या क्या करते हैं, पहले NaCl किसके साथ, सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे और सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करवाएंगे। तो इससे पहले क्या बनेगा, एक संकुल बनेगा। हमें इस Ag2S में से Ag अलग करना है। निष्कर्षण का मतलब तो ये हुआ है ना, इससे Ag अलग करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एक संकुल बनाते हैं। ठीक है, और संकुल कैसे बन जाएगा, संकुल ये बन जाएगा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल Na Ag और Cn का ओल्ड वाइज, और प्लस इसमें क्या होगा बेटा Na2S, इसका नाम है सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड, सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड ये वाला। अब हमने संकुल यौगिक बना दिया। ये क्या होता है, जल में विलय, ये जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है, जल में क्या होता है, घुल जाएगा, जल में विलय हो, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास Ag2S है और इसमें से हमें Ag को अलग करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका संकुल बनाते हैं, उसके अयस्क का संकुल बना देते हैं। संकुल को क्या करते हैं, ये क्या होगा, जल में विलयशील संकुल है, फिर इसको जल में घोल देंगे, पानी में घोल देंगे इसको, है ना। पानी में घोलने से क्या होगा, देखो अब यहाँ पर Na2S है ना, ये क्या है Na2S, Na2S प्लस इसमें क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होंगे, प्लस 2 मॉलिक्यूल H2O लेंगे, ठीक है, और इसमें 4 मॉलिक्यूल इसके होंगे, और इनके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल Na2SO4 बन जाएगा, और प्लस 4 मॉलिक्यूल NaOH, और साथ साथ में सल्फर अलग हो गए, 2S अलग, 2S अलग हो, है ना। अब फिर क्या करना है बेटा, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बना, ये देखो ये वाला, ये तो हमने दूसरे वाले कंपाउंड को लिया, इसमें से हमने सल्फर को अलग कर दिया। दूसरे वाले में देखें तो 2Na और ब्रैकेट में क्या आएगा, AgCN के होल ट्वाइस, ऐसे करके, है ना, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। इस पर जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे, और जिंक की अभिक्रिया करवाने पर, जैसे हम जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो जिंक की अभिक्रिया करवाने पर ये बन जाएगा Na2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, Zn और Cn के होल, आरुषि है बेटा, आरुषि है, यस सर। ठीक, और प्लस इसमें क्या आ जाएगा, Ag, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये जो हमारे पास बना हुआ है इसका नाम है सोडियम टेट्रा साइनोजिंकेट, और देखो हमने Ag को अलग कर दिया, देखो Ag अलग हुआ कि नहीं हुआ, हमें धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग करते हैं। देखो हमने, हमारे पास था सिल्वर सल्फाइड, और इससे हमने Ag को अलग कर लिया। ऐसे यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको चांदी निकालना है, किससे, उनके सल्फाइड से अलग करना है, इस प्रकार से कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम इसका उपयोग करते हैं।
धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। सोने और चांदी को अलग करने के लिए, साफ करने के लिए हम इस प्रकार से भी उसको कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा इसमें कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, है ना, जीव जंतु होते हैं जहां पर उपसहसहजीवी का महत्व होता है। यहाँ पर देखोगे तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में एक प्रकार जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, उस हीमोग्लोबिन में हमारे जो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन के साथ एक प्रकार का उपसहसहजीवी बना देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जैव प्रणालियां हैं, जैव प्रणाली में जैसे मानव है या पेड़ पौधे हैं, है ना, तो जैव प्रणालियों में उपसहसहजीवी का क्या महत्व हो सकता है कि धातु संकुलों का, है ना, यहाँ रक्त में क्या पाए जाने वाला क्या होता है, हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या होता है, हमारे खून में क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसके साथ संकुल बनाते हैं, हीमोग्लोबिन किसके साथ एक संकुल यौगिक बनाता है, हीमोग्लोबिन होता है किसके साथ बनाता है, ये बनाता है आयरन के साथ, आयरन मैंने Fe के साथ, Fe के साथ ही संकुल बना देता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आयरन के साथ संकुल बना देता है ना। और इससे क्या होता है, जब इसके साथ संकुल बनाता है तो ये ऑक्सीजन को पहुंचाने में, हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में काम करता है। तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन बनाता है आयरन के साथ संकुल। दूसरा, हरे पेड़ पौधे, जो हमारे पास हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे इसमें होंगे हरे पेड़ पौधे, इनमें भी संकुल पाया जाता है। और इनमें क्या संकुल होता है बेटा, देखो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कौन सा या कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाया जाता है, या रक्त में कौन सा संकुल पाया जाता है, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है, किन दोनों कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है। जैसे मानिए देखो, हीमोग्लोबिन और आयरन, इनका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे रक्त में होता है ना, उपसहसहजीवी। यदि पूछा जाए कि किसका उपसहसहजीवी यौगिक पत्तियों में पाया जाता है, तो वो होता है क्लोरोफिल और मैग्नीशियम। देखो क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, इनके फॉर्मूले बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्लोरोफिल और प्लस, यदि हम देखेंगे Mg, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है किसमें, कंपटीशन एग्जाम में, पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम। और इन दोनों का क्या है, ये दोनों मिला करके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उपसहसहजीवी। पत्तियों में भी क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करता है। उसके बाद एक और होता है बेटा, देखो सारे महत्वपूर्ण है। तीसरा ये देखेंगे, एक है विटामिन बी ट्वेल्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनो कोबालमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनो कोबालमिन। ये साइनो कोबालमिन, ये किन दोनों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, ये है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का। इसलिए पूछा भी जाता है कि विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है या कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, तो ये कोबाल्ट पाया जाता है 3 पॉजिटिव। तो ये जीव जंतुओं के अंदर, शरीर के अंदर भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपस्थित रहता है। उद्योगों में क्या रहा है, उद्योगों में क्या हो सकता है, जो उद्योग है
उनमें भी हम क्या करते हैं, उद्योगों में भी उपसेचन यौगिकों का महत्व होता है। तो यहाँ पर उद्योगों में तो बहुत सारे हो सकते हैं। उद्योगों में देखेंगे बेटा तो ये उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं, जैसे रेडियम संकुल। एक रेडियम संकुल है और रेडियम संकुलम क्या है, यहाँ पर है PH3, फिर P है, इसका फोर्थ राइज, उसके बाद RH, Cl। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको बोलते हैं रेडियम संकुल। ठीक है, ये विल्किंसन उत्प्रेरक है। कौन सा? विल्किंसन उत्प्रेरक, जो एल्कीन के हाइड्रोजन करने में काम आता है। तो ये इसको हम मान सकते हैं बेटा, ये इस प्रकार से हो सकता है। या सिल्वर या गोल्ड का लेपन, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अन्य जगह कहाँ पर हो सकता है? औषधि के रूप में। तो जो ट्यूमर होते हैं बेटा, है ना, हम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे ट्यूमर बन जाते हैं। कैंसर का उपयोग में प्रयोग में लाने के लिए कुछ दवाइयां बनी हुई है। तो यदि हम देखेंगे तो औषधि के रूप में, औषध के रूप में, यानी कि जो दवाई के रूप में बहुत सारे हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो जैसे ये देखो PT प्लेटिनम NH3 और इसका होल्ट वाइज NCl। देखो ये देखोगे तो ये कैंसर के रोग को ठीक करने के लिए, और इसका नाम है सिस प्लाटिन। इसको क्या आपका बोलते हैं? सिस प्लाटिन। ठीक है ना, क्या सिंपल नाम है इसका, सिस प्लाटिन, प्लाटिन, सिस प्लाटिन, इसे सिस प्लाटिन भी कहते हैं। और इसको कहते हैं एंटी ट्यूमर कर्मक एजेंट, एंटी ट्यूमर एजेंट। कैंसर के उपयोग में इसको लेते हैं, कैंसर का उपयोग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो अलग अलग जगहों पर जिनका उपयोग होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड मीन्स क्या होता है, ये हम कह सकते हैं इसको धातु कार्बनिक, ठीक है ना, या ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड, कार्ब धातुक यौगिक। ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी जानकारियों की वो है, कार्ब धात्विक यौगिक। ये कार्ब धात्विक यौगिक है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक, मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक, मेटेलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। और ये होते क्या है, देखो इसकी मजेदार बात यह है कि एक तो इसमें कार्बन होता है, धातु और अधातुओं से मिलकर के बन जाता है। एक कार्बन है और साथ साथ में इसमें किससे जुड़ा हुआ, धातुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कम से कम एक धातु कार्बन बंध उपस्थित हो। क्या होगा? एक धातु, मान लीजिए हमने कहा धातु, एक धातु हमारे पास मेटल है ना, और कार्बन, धातु और कार्बन के बीच बंध बनता है। कम से कम क्या होना चाहिए, एक धातु हो और कार्बन के साथ क्या हो, बंध बना रहा हो, तो उसे कहते हैं कार्ब धातु यौगिक। डेफिनेशन के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, वे यौगिक जिनमें कम से कम एक धातु कार्बन बंध उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्ब धातु यौगिक कहते हैं। कार्बन और धातु की, देखो नाम से पता लगा, कार्ब और धातु, कार्ब से हो गए कार्बन और धातु से हो गए धातु, इनके बीच बंध बन जाए तो वो कार्ब धातु यौगिक कहलाता है।
यदि हम इनको और रूप में देखेंगे तो धातु कार्बोनिल यौगिक, जो धातु कार्बोनिल यौगिक है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वही क्या कहलाते हैं, कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। धातु कार्बोनिल क्या कराएंगे, वही जैसे हमने शुरुआत की थी ना धातु कार्बोनिल, तो धातु कार्बोनिल का मतलब यही हो गया कि ये क्या है, कार्ब धातु यौगिक। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें कि ऐसे कौन से यौगिक हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में है NiCO, कार्बन मोनोऑक्साइड का होल फॉर्म, और इसको हम इस टाइप से ब्रैकेट में, तो यहाँ पर क्या है, ये धातु है और ये कार्बन है, इनके बीच बॉन्डिंग है। लेकिन ये कहता है, देखो यहाँ पर एक चीज और है, इनके बीच बॉन्डिंग हो, जैसे निकल है और कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ भले बॉन्ड बन जाए बेटा इन दोनों के बीच में, लेकिन ये कार्ब धातु यौगिक नहीं कहलाते। क्यों? ये कहता है कार्बन से जुड़ने के लिए, कार्बन, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये कार्बन से बात करना चाह रहे हैं निकल के साथ, ठीक है ना, भले ही क्या नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको क्या करते हैं, भले ही कार्ब धातु यौगिक नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको क्या करते हैं, कार्ब धातु यौगिक में लेते हैं, माने कार्ब धातु यौगिकों के उसमें लेंगे। तो ये बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं। देखो अब जैसे माना कुछ उपधातुएं हैं, जैसे बी है, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना, आर्सेनिक हो गया और टेक्टीसियम हो गया, ये सारे के सारे मिलाकर के कार्बन से अभिक्रिया कर बंध बनाते हैं, तो ये सारे कार्ब धातु के यौगिक हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, कार्ब धातु के यौगिक हो जाएंगे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी का मतलब टेलुरियम, है ना, टेलुरियम। इस प्रकार से अब इसका एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं बेटा कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि आगे थोड़ा सा हमने इनको पढ़ना भी है। ये कार्ब धातु क्योंकि जैसे मान लीजिए एक हम लेते हैं C2H5Zn और फिर हमने लिया C2H5, ये क्या है, ये एक प्रकार का कार्ब धातु यौगिक है। क्या है, कार्ब धातु यौगिक। ये इस कार्बन है C और ये धातु है जिंक, तो इनके बीच देखो यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार के यौगिक में क्या हुआ, दो एथिल समूह क्या हो रखे, सीधे जिंक से जुड़े हुए हैं, तो जिंक यहाँ पर यदि देखोगे तो जिंक किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से बंध बनाते हैं, है ना। इसी प्रकार से एक और हो सकता है, जैसे देखो CH3MgBr, इसे तो आप पहचानते होंगे, क्या नाम है बेटा इसका, एक जनरल नेम देते हैं इसको। यहाँ पर भी देखोगे तब तक नाम बताओ आप लोग, Mg और C, मैग्नीशियम एक धातु है और उसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं बेटा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और एक और नाम देते हैं इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना, एक कार्ब धातु यौगिक, ठीक है ना, तो ये भी एक प्रकार का कार्ब धातु यौगिक हो जाता है। अब इनका यदि वर्गीकरण किया जाए बेटा, इनका वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है, कार्ब धातु यौगिकों का जो वर्गीकरण किया जाता है दो वर्गों में किया जाता है। एक तो होता है SPDF ब्लॉक के कार्ब धातु यौगिक, और दूसरा है धातु कार्बन बंध के आधार पर। दो प्रकार से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण है, इनका वर्गीकरण किसका, कार्ब धातु यौगिक का वर्गीकरण,